मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, +1 में भी और +2 में भी। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, आयंस को निकालने के लिए एनर्जी। अगर कोई गैसेस स्टेट में एटम है और हम एनर्जी लगाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो भी एनर्जी लगेगी या जिस भी एनर्जी की हमें जरूरत होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हो गई? फिर डेफिनेशन हो गई, इट may be defined as the amount of energy is required to remove an electron और कहाँ से? from isolated gaseous atom in its ground state। तो बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी, हम मान लेते हैं x, कुछ भी मान लिया हमने, और ये जो x है हमारे पास गैसेस स्टेट में है। यहाँ से अगर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एनर्जी लगा दी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया। तो हमने बोला इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी हमें जरूरत थी, इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। बस इस चीज का ध्यान देना आपने, अकेला होगा ये आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, गैसेस स्टेट में ही हम यहाँ पे लेंगे। तो ये तो बच्चों हो गई सिंपल सी एक डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जिन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। अब देखिए फैक्टर्स जो है, पहला फैक्टर हम यहाँ पे लेते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एटॉमिक साइज के ऊपर। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। चलिए अब मान लीजिए हमारे पास एक ये है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और एक ये है जिसका साइज थोड़ा सा छोटा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ इन दोनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से या यहाँ से? मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन हम मुश्किल से निकालेंगे, मतलब कहाँ ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, छोटे वाले में या बड़े वाले में? तो आंसर है हमारा कि यहाँ पे। क्यों? इसलिए बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। अगर ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है देन दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, और टाइटली हेल्ड है तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। तो साइज हमने क्या बोला? छोटा साइज जो है। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है हमेशा, जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज स्मॉल है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम
दूसरा लेते हैं, सेकंड फैक्टर ले लेते हैं यहाँ से हम फैक्टर्स में नंबर 2 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड से डिनोट कर देते हैं। और जेड से क्यों बोलते हैं, क्योंकि जेड तो बेसिकली हम किसके लिए यूज करते थे, एटॉमिक नंबर के लिए। और एटॉमिक नंबर का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। इसलिए हम इसको जेड भी लिख देते हैं, या आप सीधा इसको न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब बच्चों फिर से हम आपको छोटा सा एक ये देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये चार्ज है, कम चार्ज है। और एक और है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। तो फिर से क्वेश्चन है अब यहाँ पे, कहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, कहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा बहुत फास्टली। और अगर अट्रैक्ट होगा देन दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय दिस, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठ गया ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हम क्या समझ सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, या जेड ना बोल के आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये चीज अब आपको याद रखनी है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा ही वहां पे लगने वाली है। ठीक है, ये हमारे 2 फैक्टर हो गए। अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स लेते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर और हैं हमारे। अब ये जो हम फैक्टर करने वाले हैं, थर्ड फैक्टर है हमारा, ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था। देखिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां से नेचुरली इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल, जिसकी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। लेकिन ये जो स्टेबल है, इसमें भी हम 2 तरह से पढ़ते थे। एक हमारे पास यहाँ पे होती थी हाफ फील्ड, और एक हमारे पास होती थी फुली फील्ड, या कंप्लीटली फील्ड भी बोल देते हैं। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड। बच्चों हाफ फील्ड आप पढ़ के आए हो, जैसे हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं पी डी एफ। पी में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो हाफ फील्ड क्या हुआ, P3। डी में होते हैं 10, तो D5, और एफ में 14 होते हैं, तो F7। एफ को हम बड़ा काउंट नहीं करते हैं क्योंकि इसका यूज बड़ा होता नहीं है। पर पी में जब भी आप ऐसे करके देखते हो, तो आप यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं ये हाफ फील्ड है, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है यहाँ पे इसका। ठीक है, ऐसे ही D5 में होता था। और सेम हियर जब हम P की बात करेंगे तो यहाँ पे फुली फील्ड में 6 हो जाएंगे, D 10 हो जाएंगे, और F क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये भी मोस्ट स्टेबल होते हैं, ये भी मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो ऐसे अगर हमें कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, देन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी टफ, मीन्स उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, वेरी 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 हाई, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक और फैक्टर है छोटा सा, और उसे हम नाम देते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट बोल देते हैं, और इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं सब सेल इफेक्ट। सब सेल इफेक्ट। अब देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, इसको आप बस ऐसे याद रखो जल्दी से
S P D एंड F, इसका ये ऑर्डर होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट का। अब इसमें अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि एक 2s है और यहाँ पे हमारे पास 2p है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? तो अब आपको ये ऑर्डर याद रखना है, 2s की होगी 2p से। उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग ये है कि जो s है दैट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू p। तो s अगर ज्यादा क्लोज है तो टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, तो इसलिए उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2p। ठीक है। और अगर हम इनको अलग अलग से लेते हैं, अगर हम वैसे इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि s का क्यों होता है, क्योंकि देखिए s की जो शेप होती है वो आपने देखी है इस तरह से होती है, तो ये क्लोजेस्ट होता है। लेकिन p ऑर्बिटल जो है थोड़ा सा फैल सा जाता है, मतलब न्यूक्लियस से दूर चला गया। ठीक है। और d तो आपको पता ही है, d तो ऐसा होता है, और f जो होता है वो तो 8 फोल्ड होता है, वो तो बहुत स्प्रेड होता है, तो उसको हम लेते नहीं है। तो ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस टू s जो है इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा? s का। एंड देन जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया 3s है, ठीक है, 3p है और 3d है, तो किसका होगा? तो आप बोलेंगे s का। 3s का मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू 3p एंड 3d, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दीज टू। तो दीज आर द फैक्टर्स, ये हमारे 4 फैक्टर्स थे। और अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हम इसकी वेरिएशन करेंगे ग्रुप में और पीरियड में। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसकी वेरिएशन देखेंगे हम, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा पहले ही लिख दिया यहाँ पे, जरा ध्यान देना आपने, फिर हम समझते हैं इसको। वेरिएशन अलोंग ए पीरियड, अगर हम पीरियड में देखते हैं तो इन जनरल हम पहले बोल दे रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके साथ इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो हम पहले से कर भी चुके हैं। वी नो दैट पहला है इन ए पीरियड, जब भी हम पीरियड में चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, एंड द एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब मैं देखो आपको एक यहाँ पे समझाता हूं। देखिए हमने बोला इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। हम बात कर रहे हैं पीरियड में। और दूसरा फैक्टर हमने बोला कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। कहाँ पे? पीरियड में। ये हमने बोला, इसके ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर बना के क्लियर करता हूं कि ये हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड द साइमल्टेनियस डिक्रीज इन साइज। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान देना आपने यहाँ पे। देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज 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 डिक्रीज। ध्यान देना आपने, साइज क्या हो रहा है पीरियड में? डिक्रीज। तो इट मीन्स नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और नॉट, क्योंकि साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। मेरे हाथ को देखिए, साइज क्या होता जा रहा है? दूर नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज 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 डिक्रीज। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज tightly held by the nucleus or not? Yes, this electron is tightly held by the nucleus. और अगर tightly held है then it require more and more energy। क्या चाहिए इसको? more energy चाहिए to remove the electron। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। यही चीज अब आपको 2 तरह से याद रखनी है। देखिए हम बात करते थे साइज की, एटॉमिक रेडियाई। हमेशा जब हम पीरियड में चलेंगे तो क्या होता है? डिक्रीज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये डिक्रीज होता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज। तो यहां से अब आपने चाहे इसको स्टिल करके आपने नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसमें सारा कुछ आपको
हैंड रिटन नोट्स में दे दिया हुआ है ताकि आप इसको यहाँ से ले सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रुप की, कि अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो क्या होगा। देखिए वेरिएशन डाउन ए ग्रुप, फिर से हम बोल रहे हैं इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। अब उल्टा चलेगा, अब पहले हम इंक्रीज बोल रहे थे, अब क्या हो रही है, डिक्रीज। बिल्कुल डिट्टो है ये एक्सप्लेनेशन। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर। वी नो दैट, जैसे हमने पहले बोला था, इन ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो पीरियड में भी इंक्रीज होगा और ग्रुप में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट एटॉमिक साइज या रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा इन ए ग्रुप। पहले हम क्या बोल रहे थे, डिक्रीज होता है। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, जो भी हम पीछे करके आए हैं, कि चलिए हम इसको फिर से ऐसे ही समझ लेते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। बात कर रहे हैं हम ग्रुप की। चलिए यहाँ पे हम एक ग्रुप ले लेते हैं। लिथियम है हमारे पास, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो देखिए इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +3 है, इसका क्या है, +11 है, इसका क्या है, +19 है। बट अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आ गई यहाँ पे, 1s2 2s1। इसकी देखें तो यहाँ आएगी 3s1 लास्ट में, यहाँ पे क्या आएगी 4s1, यहाँ पे क्या आएगी 5s1, 6s1 एंड 7s1। मतलब बोलने का ये हुआ कि जब भी हम यहाँ को जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होता जा रहा है, नए सेल में। n की वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 में गया, फिर 3 में, फिर 4 में, 5 में। तो क्या होता जा रहा है, साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज हो रहा है। बट जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और नॉट, दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस और नॉट, क्योंकि दूर जा रहा है, देखो दूर जा रहा है। और अगर टाइटली हेल्ड नहीं है, देन इट रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बड़ी कम एनर्जी चाहिए। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है इन द ग्रुप। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसके नोट्स लेने हैं तो आप इसको स्टिल करके यहाँ से इसके नोट्स भी ले सकते हैं। तो बच्चों इसके ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं। हमने वेरिएशन पढ़ा है अभी इसका पीरियड में और ग्रुप में। तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी बीच में आते हैं, आपको पता है। तो हम यहाँ पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अगर हम लेना चाहते हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास है लिथियम, और फिर है हमारे पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। और अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे कितना आ गया इसका, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि जब भी हम पीरियड में चलेंगे, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो बड़ा क्लियर सा ट्रेंड हमने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ को क्या होते जा रही है, इंक्रीज। लेकिन जैसे अभी हमने बात करी कि कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं, ये जो बेरिलियम और बोरोन का केस है, और उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। और जब हमने फैक्टर्स की बात की थी पीछे, जब हम फैक्टर्स कर रहे थे, तो वहां पे हमने एक फैक्टर लिखा था, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक तो अगर हमारे पास हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मेन यहाँ पे फैक्टर होगा। अब जैसे देखिए, अगर मैं अब बात कर लेता हूँ, बेरिलियम और बोरोन का केस है हमारे पास, बेरिलियम एंड बोरोन। एक्चुअली ट्रेंड ये होना चाहिए कि इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट ये ऐसे हो जाता है कि क्वेश्चन हमारे पास आता है, वहां पे कई बार क्वेश्चन आता है क्या,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरोन। तो बताइए वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन आपको आ गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाते हैं तो वहीं से हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो आंसर इज दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑफ बोरोन। जेड आपको पता है, अभी हमने लिखा है कितना होता है 5, तो क्या हो गई 1s2 2s2 और यहाँ पे क्या है 2p1, ठीक है, इज लेस स्टेबल देन, बात कर रहे हैं बोरोन की, एटॉमिक नंबर होता है 4, तो क्या होगी 1s2 2s2। क्यों है ये लेस स्टेबल है? इससे क्यों है? क्योंकि s का जो आप ऑर्बिटल देख रहे हो वो क्या है कंप्लीटली फील्ड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं विच हैज कंप्लीटली फील्ड s ऑर्बिटल। तो नेचुरली जो s ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड पड़ा हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन होगी हमारे पास जो हम बात करते हैं बेरिलियम एंड बोरोन की। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में भी यही देखने को मिलता है। देखिए अब इसको भी हम एज ए क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि अगर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो ट्रेंड तो ये है, ये होना चाहिए, बट ये क्या है एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, बट अनएक्सपेक्टेडली उल्टा हो जाता है। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। सो हम क्वेश्चन फिर यहाँ पे क्या देते हैं, क्या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। बताइए क्यों होगी? आंसर जैसे अभी हमने अभी बोला सेम ही आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही मैंने बोला आपको यहाँ पे। तो लिख देते हैं इसको भी हम, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जेड सबको पता है कितना होता है 7 होता है, तो क्या रहेगी 1s2 2s2 2p3। अब ध्यान दो यहाँ पे 2p3 का मतलब ये हो गया इन विच 2p ऑर्बिटल इज क्या हो गया है हाफ फील्ड। और ये हम बात कर रहे थे पीछे हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड हमने फैक्टर में डिस्कस किया था, तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, और जेड होता है 8। तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 में आपको ऐसे मिलेंगे ये 4, और जब हम 2p3 की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मिल रहे हैं हाफ फील्ड, सभी में एक 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 है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी इसकी 2p3 की। तो इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों ये तो होगी हमारी एक्सेप्शनल केसेस जो कई बार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम जो अगला टॉपिक लेने वाले हैं वो हम करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज।
जो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और ये पेपर में इस टाइप के जो नीट है या आपका आईआईटी है वहाँ पे इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव subsequent electron from the atom in the gaseous state are called successive ionization energies। मान लीजिए हमारे पास हमने कोई भी एक मेटल ले लिया, ये मेटल है आपका गैसियस स्टेट में है, तो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे आपने एनर्जी लगाई तो क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, ये आ गया M पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बाहर आ गया। अब अगर आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, मतलब अगर आपने यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, तो आप फिर एनर्जी लगाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी लगाई। तो अब हम इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आपने किसका लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है तो आप बोलेंगे IE2। IE2 मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का यहाँ से लॉस करेंगे, तो M एक पॉजिटिव था, अब हमारे पास हो गया 2 पॉजिटिव। समझ रहे हैं आप बात को, और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी निकालना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे अब इसको लिख दिया M2 पॉजिटिव गैसेस स्टेट में, और फिर हमने यहाँ पे एनर्जी लगाई, तो इसे बोलेंगे IE3। तो अब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया, तो क्या हो गया, M3 पॉजिटिव, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और वो ये आ गया। तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। दीज एनर्जीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। ये तो हो गया। बट बच्चों यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे स्टार बना के दे रहा हूं, इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसको अप्लाई भी करने आना चाहिए, वो भी हम वहां पे अप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना है इसको, बिल्कुल जिसे बोलते हो ना कि बांध के रख लो अपने पास। क्या IE3 जो है वो हमेशा बड़ी होगी किससे, IE2 से, और ये इससे बड़ी होगी किससे, IE1 से। और एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे, इसको आप बिल्कुल ऐसे बॉक्स में ही बना लो ताकि आपको हमेशा ये याद रह जाए। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, फॉर सेम एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी हम इसको बोल रहे हैं फॉर सेम एलिमेंट। अलग अलग के लिए मत इसको अप्लाई कर देना, फॉर सेम एलिमेंट। तो इसको अब हम जरा अंडरलाइन ही कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको मार्कर से हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा कि क्या चीज है। पर ये जरूरी है, फॉर सेम एलिमेंट। अभी हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, ये तो हमारा काम हो गया, अप्लाई करके देखेंगे। और कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है और कि IE2 IE1 से बड़ी है जी, एक्सप्लेन करो इसको लिख के बताओ, एक्सप्लेन करो ये ज्यादा क्यों है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों होती है। तो चलो पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लेंगे। तो बच्चों ये आपकी स्क्रीन पर है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाइयर। देखो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जल्दी से किया यहाँ पे। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाइयर, जैसे हमने हेडिंग दे दिया है IE2 ग्रेटर देन IE1, हमेशा बड़ी होगी। मैंने बोला IE3 होती तो इससे बड़ी होती। क्यों होती है, इस चीज को थोड़ा सा आपने यहाँ समझ लेना है, क्लियर कर लेना है क्यों ऐसा होता है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि हम एनर्जी लगा रहे हैं और वहां से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और हर बार एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। देखो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पहले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वहां पे एक चार्ज आ गया, द एटम चेंजेस टू मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन। यही देख रहे थे अभी हम पीछे। इन द आयन क्या हुआ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए आपके। मान लीजिए अब मैं बात करता हूं, हमारे पास यहाँ पे जैसे हम पहले कर रहे थे ये है, और आपने एनर्जी लगा दी IE1, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, सॉरी गैसेस में होगा, पॉजिटिव
एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ गया, तो हमने क्या बोला, मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। बट हुआ क्या यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, बट एक चीज डिक्रीज नहीं हुई, बट द न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। न्यूक्लियर चार्ज तो आपका क्या रहा वहां पे, सेम ही रहा। अब मैं इसको आपको एक फिगर से समझा देता हूं, ये था। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या किया, यहां पे एनर्जी लगाई और आपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। आपने जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, बट जो न्यूक्लियर चार्ज था वो क्या रहा, यहाँ पे सेम ही रहा। अगर न्यूक्लियर चार्ज सेम ही रहा तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये क्या करेगा, जल्दी से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पहले से ज्यादा, क्योंकि एक तो चला गया तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अगर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस और नॉट। क्या आंसर है आपका, यस, इट इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। अब ध्यान दो, अब अगर मैं बोलूं कि अब जो पोजीशन हमारे पास है ये m पॉजिटिव है हमारे पास, अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी लगाना चाहूं IE2, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा या नहीं देगा, ये जो सिचुएशन हम बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, नेवर, नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इट इज टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, बट IE2 जो है इट इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ IE1। बट जैसे मैंने आपको रूल में बोला था, फॉर सेम एलिमेंट, ऐसे मत करना कि आप डिफरेंट के लिए भी इसको अप्लाई कर देना, फॉर सेम एलिमेंट। तो अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर तो आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं, इस चीज को समझना है। अब आपने फर्स्ट पीरियड में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, हीलियम होता है। और एक चीज सबको पता है कि जब भी हम ये पीरियड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पीरियड की, हम जब भी हम पीरियड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। क्या होती है, इंक्रीज। और जब हम नीचे की तरफ को आते हैं यहाँ पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी वो क्या होती है, डिक्रीज। अब देखो यहाँ से हमें कुछ टिपिकल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, यहाँ को इंक्रीज होती है तो हीलियम की ज्यादा हुई, और हम बोल रहे हैं नीचे की तरफ को क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी, क्वेश्चन इज किसकी होगी। तो आंसर इज हीलियम, आंसर इज हीलियम। हीलियम जो है इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि इस तरफ को क्या हो रही है, हाई हो रही है। अब हम बोल रहे हैं इस तरफ को डिक्रीज हो रही है। तो जितनी भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम के बाद आपके पास यहाँ पे नियोन आ गई, आर्गन आ गई, क्रिप्टोन आ गई, जेनन आ गई, तो इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि नीचे की तरफ को क्या हो रही है, नीचे की तरफ को क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये तो हो गया कि हाईएस्ट किसकी होगी, हीलियम की होगी। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि सबसे कम किसकी होगी। चलिए हम पहला ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ फ्रांसियम को नहीं लेते, फ्रांसियम को हम नहीं लेते। क्यों, क्योंकि अब उसको वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आ जाता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब देखो नीचे की तरफ को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेंड क्या है, डिक्रीज। ऐसे बोलना आपने, क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सबसे कम किसकी हुई, सबसे कम किसकी हुई, सीजियम की। लोएस्ट, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल,
तो ये जो चीज मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी होगी। मैं थोड़ा इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सुंदर लगे मेरे नोट्स। चलिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आ गया कि इसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करिए। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई इसकी, 1s2 2s2 2p4। और दूसरा हमें बोला है नाइट्रोजन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 1s2 2s2 2p3। अब देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम यहाँ लगाते हैं और इसकी भी अगर हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो देखो दोनों में देखना क्या है, जहां पे अगर आपको p ऑर्बिटल दिख रहा है तो आप इसको यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं और इसको भी आप यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं। देखो साफ दिख रहा है। इस अभी हम क्वेश्चन भी करके आए पीछे, क्या कि जो p है नाइट्रोजन के केस में वो हाफ फील्ड है, मींस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि 2p4 है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है जो इजीली बाहर आ सकता है। सो यहां से आ गया हमारे पास O पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास आ गया N पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पे अब हमने क्या देखा, हमारे से कंपेयर करने को बोला था, तो अब हम बोल सकते हैं क्या कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। ये देखो, अब जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर 1s2 2s2 2p4 था 2p3 हो गया। यहाँ पे 1s2 2s2 एक चला गया तो क्या हो गया, 2p2 हो गया। मतलब p में अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको दिखेंगे वो 2 हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो p में हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो बड़ी क्लियर पिक्चर हो रही है। देखिए फिर से ये हाफ फील्ड बन गया और ये अभी लूजली बाउंड है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, यहाँ से डिफिकल्ट होगा, वेरी डिफिकल्ट। O2 पॉजिटिव जो बनेगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे लगाते हैं IE2, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इजिली बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, N2 पॉजिटिव। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। और ये दोनों केसेस में हमने ऊपर अभी देख ही लिया है कि ये कैसे हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये इजी सा केस था जो अभी मैंने आपको ये बताया है, ये इजी केस था बिल्कुल। अब हम एक और लेते हैं थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए, और ये कई बार पूछा भी जाता है, क्रोमियम और मैग्नीज का पूछा होता है कई बार। सो लेते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज, इन दोनों की करो। अब थोड़ा इसमें क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लंबी है, वो आपको आनी चाहिए, और ये स्पेशल केस है एक तरह से। क्रोमियम का तो हम पीछे भी करके आए थे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होती है। तो चलिए हम लेते हैं अब पहला केस, क्रोमियम। Z क्या होता है इसका, 24। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा न लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और वैसे तो 4s2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है,
3d5 4s1 होता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड जल्दी से बना लेता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है, इसलिए यहाँ पे s2 नहीं हो पाता। तो ये चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब हम बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज में एटॉमिक नंबर होता है 25, एक ही सीरीज में आते हैं ये। तो यहाँ पे आ गया 3d5 4s2। ये एक्सेप्शनल में आती थी, ये सिंपल में आती है, तो ये तो हम पहले से भी आपको आती थी। अभी बच्चों देखो, अब जो हम अभी ट्रेंड कर रहे थे, मान लीजिए यहां से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे IE1, और इसकी भी हमने निकालनी है क्या IE1। एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर लेना है हमने। अब पीछे भी हम करके आ रहे थे, आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितने हैं 2। अब आपसे पूछा, वैसे पूछा कि आप बताइए, रीजन बताओ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे जब आप पहली बार देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे S में 2 हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे S में 1 है, तो इट मीन्स ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये नहीं है कम्प्लीटली फील्ड। पर इसका आंसर ये नहीं होगा कि ये कम्प्लीटली फील्ड है S और ये नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे कुछ और होगा, और इसका आंसर क्या होगा कि जो मैग्नीज है उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मैग्नीज इज हायर देन क्रोमियम। अब आप एक चीज समझ रहे हो, हम पीछे बार बार डिस्कस करके आ रहे हैं। देखो, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। इट मींस जो उनका रिमूवल होगा दैट इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है। देखो यहाँ पे +25 है, यहाँ पे +24 है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ज्यादा हैं। तो इस चीज का भी आपने ध्यान देना है, कहीं और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास उसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो अब क्या आ गया हमारे पास, क्रोमियम एक पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास आ गया मैग्नीज एक पॉजिटिव। तो हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं कि IE1 किसकी ज्यादा हो गई है, मैग्नीज की ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्रोमियम। और ये चीज जो अभी मैंने ऊपर बोली है ये आपको याद रखनी है, ये वाली चीज जो अभी हम बोल के हटे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो अब क्या आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आ गई अभी हमारे पास आर्गन 3d5 4s0 हो गया अभी यहाँ पे, समझ रहे बात। और इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ गया है, आर्गन 3d5 4s1। अब देखो S में यहाँ पे एक है, और वहां पे तो हमारे पास d ऑर्बिटल आ गया सीधा, क्योंकि S में तो 0 है। तो अब D तो हाफ फील्ड है, मोस्ट स्टेबल हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया। तो अब अगर आप यहाँ पे IE2 लगाते हो और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो और क्रोमियम 2 पॉजिटिव करते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी यहाँ पे। और एज कम्पेयर टू दिस इसकी तो बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, क्योंकि बहुत लूजली बॉन्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीज 2 पॉजिटिव इजिली हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो मीन्स IE2 जो है वो किसकी ज्यादा हो गई, क्रोमियम की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीज। तो वो हमने ऊपर ये प्रूव भी कर दिया यहाँ पे, और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, उस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीज है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, किससे, क्रोमियम से। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कई बार हम गलती कर सकते हैं पेपर में जाके। क्वेश्चन इज कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ N and N पॉजिटिव, N and N पॉजिटिव। अब देखो आपको बोला है कि दोनों की आप आयनाइजेशन एनर्जी को ना कंपेयर करके बताइए। तो चलते हैं,
नाइट्रोजन, Z कितना होता है 7, मतलब 1s2 2s2 2p3 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2p3 है और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है IE1 और दूसरा है हमारे पास N पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ पे, तो क्या बोल देंगे 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p2। अब देखो P में यहाँ पे हमारे पास ये और यहाँ पे हमारे पास P में कितने हैं 2 हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे। अब देखो जब फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपका एकदम आंसर होगा आपके पास क्या कि 2p3 इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है और एज कम्पेयर टू यहाँ पे तो ऐसे ही हैं दो। बट अब हम अपने मेन रूल जो मैंने आपको पीछे बताया था क्या IE3 हमेशा ग्रेटर होगी IE2 से, हमेशा ग्रेटर होगी IE1। ये रूल हमने बोला था कि इसको भूलना मत कभी भी। और यहाँ पे लिखा था फॉर सेम एलिमेंट, ये भी हमने बात साथ में बोल दी थी फॉर सेम एलिमेंट। अब देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों क्या हैं सेम। अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहाँ पे क्या आ गया N पॉजिटिव 1s2 2s2 2p2। बात समझ रहे आप? अब यहां से भी अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं IE2 तो क्या होगा N2 पॉजिटिव। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो नाइट्रोजन से हम कहां पहुंचे N पॉजिटिव में। N पॉजिटिव की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, N पॉजिटिव की ज्यादा होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आ गई और किसकी आ गई फॉर सेम एलिमेंट। तो IE2 जो इसकी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, वेरी टफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है। यहां से इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो सेम था, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और अगर और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे और ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। एक और चला गया अगर यहाँ पे तो ये और ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो N पॉजिटिव की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू N। तो ये आपने ध्यान देनी है बातें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल को आपने अप्लाई करना जरूर सीख लेना है कि कभी भी गलती ना हो। ये हमेशा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अगर फॉर द सेम एलिमेंट है तो आपको ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे कंपेयर करके पूछा है इसका, किसी और का भी पूछ सकता है एग्जामिनर, किसी का भी पूछेगा सेम में, तो आपने ध्यान देना है वो फर्स्ट है कि सेकंड है। जिसका भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।